मैडम ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, आप पढ़ के दीजिए एग्जाम, ठीक है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो करना चाहिए ना, अब स्कूल में भी तो करवा रहे हैं मैडम। मैं सिलेबस करवा दूंगा धीरे धीरे, थोड़ा सा जो चीज जरूरी है देखो वो जरूरी है। आइए सॉरी चैप्टर 6 देख लेते हैं। चैप्टर 6, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। इसमें काफी चीजें डिडक्ट हो गई हैं, ठीक है। और डिडक्ट वाली चीजें करा सकते हैं, सच कोई भैया पढ़ा लेना। कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं जो डिडक्टेड सिलेबस से भी आ जाते हैं। ध्यान दीजिए ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर। ट्रायंगल चैप्टर जो है प्लीज वी गॉट इट, अब शांत हो जाओ। ट्रायंगल चैप्टर में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है। साइड्स का नाम कभी भी सिंगल अल्फाबेट से नहीं लिया जाता, उसके लिए 2 अल्फाबेटों की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं साइड ए बी सी नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? साइड ए बी। ए बी एक साइड है, ए एक साइड नहीं है, ए बी मिलकर एक साइड है। ऐसे ही बी सी भी एक साइड है। तो साइड आपके पास ए बी है, ए बी एक साइड है, बी सी भी क्या है? एक साइड है, और ए सी भी एक साइड है। आपको सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि साइड्स को कैसे बुलाते हैं। ए बी एक साइड है, ठीक है। साइड मतलब क्या होता है? एक लाइन। जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट में बना दो, एक ए और एक बी, आप इसे कैसे बुलाओगे? ए बी। क्या बुलाओगे इसको? ए बी। आप चाहें तो इसे बी ए बी बुला सकते हैं। क्यों बुला सकते हैं? ए बी को बी ए क्यों बुला सकते हैं? कोई बताइए। क्योंकि मल्टीप्लाई में, क्योंकि किसमें है? मल्टीप्लाई में ए और बी। यहाँ पे बात एक इसलिए है क्योंकि देखो ए बी क्यों बोलते हैं मैं बता देता हूँ। हम नॉर्मली फर्स्ट वाले अल्फाबेट को ये सोचते हैं कि यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी क्या है हमारा? एंडिंग पॉइंट है। तो हम ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ खत्म होगी, तो ए बी बुलाएंगे। अच्छा, लेकिन मान लो अगर मैं लाइन बना दूं और उसके बाद मैं अनुराग से पूछूं कि अनुराग अब बताओ कहाँ से शुरू हुई थी लाइन? तो बनी पड़ी है लाइन। यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट विच इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच इज एंडिंग पॉइंट। तो आप चाहें तो बी से शुरुआत कर ए पे खत्म भी कर सकते हो, ए से शुरुआत खत्म करके बी पे भी खत्म कर सकते हो। तो आप साइड को ए बी भी बुला सकते हैं और बी ए भी बुला सकते हैं। वो लेंथ तो इसे ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, है तो यही। तो आप ए बी को बी ए भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो इनकी बात कर रहा हूँ, हमारी पहली साइड है ए बी। आप चाहें तो इस ए बी को बी ए भी बोल सकते हैं। बता सर आगे क्या देख लीजिए, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो साइड्स को नॉर्मली हम ए बी और बी ए बुला सकते हैं, ए बी भी बुला सकते हैं और बी ए भी बुला सकते हैं। ऐसे ही बी सी है, इसे हम लोग चाहें तो सी बी भी बुला सकते हैं। अच्छा, बी सी रिप्रेजेंट ये वाली लाइन ही करेगा, ठीक है, और ए बी ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसे ही ए सी को हम लोग सी ए भी बुला सकते हैं। आ रहा है समझ में सबको? क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए, ट्राइंगल में साइड्स होती हैं और क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। और एंगल्स जैसे मान लो मेरे को इस वाले एंगल का नाम लेना है, ठीक है। तो मैं इस एंगल का, देखो किसी भी एंगल का नाम लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है। आपका एंगल यहाँ बन रहा है मान लो, तो आप इस एंगल का नाम लोगे एंगल ए से शुरुआत हुई है एंगल, बी पर बना है एंगल और सी पर खत्म हुआ है एंगल। हम चाहें
तो इसे सी से शुरुआत करके बी पर बना के और ए पर खत्म कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात जो है वो सिर्फ ये है कि जो ये बीच वाला जो पॉइंट है ये हमेशा उधर बनता है जहां एंगल है। ठीक है, मतलब बी आपका जैसे यहां पर है तो बी पर है ना एंगल, तो अगर बी पर है तो आप बी को हमेशा बीच में रखेंगे, चाहे सी से शुरुआत करें चाहे ए से शुरुआत करें, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आप इसको एंगल सी बी ए भी कह सकते हैं। अच्छा, बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया एक सिंगल अल्फाबेट से डिनोट नहीं कर सकते क्या, एंगल बी नहीं कह सकते इसको? अभी के लिए कह सकते हो लेकिन हमेशा नहीं कहेंगे इसको ऐसे। मैं बता भी दूंगा कब कब कहते हैं। देख तो नहीं कहते। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास एक डायग्राम है, ओके, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मान लीजिए मुझे इस वाले एंगल को रिप्रेजेंट करवाना है, सिर्फ इस वाले को, तो नाम क्या होगा इसका? एंगल बी सी बोलो, एंगल ए बी बता। एंगल ए सी डी बुलाएंगे उसको, या फिर एंगल बी सी ए सी डी नहीं बुलाएंगे। ए सी डी तो ये वाला एंगल है, देखो ना एंगल बन किन लाइनों पे रहा है। ये वाला एंगल एक तो इस वाली लाइन पर बन रहा है और एक इस वाली लाइन पर। तो जो नाम लिया जाएगा वो या तो ए सी बी लिया जाएगा या तो वो बी सी ए लिया जाएगा। ए सी डी तो बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल है ना। आया सबको समझ में? ठीक है, अच्छा जी। अब कब हम एंगल ए बुला सकते हैं? देखो इस केस में हम एंगल ए बुला सकते हैं, रीजन बता देता हूँ क्यों। रीजन ये है कि यहाँ पर जो एंगल ए है वो सिर्फ एक लौता एंगल है, तो अगर मैं एंगल ए कहता हूं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैं कौन से वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, वहां एक ही एंगल है और हम उसे बुला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई एक ही लड़का खड़ा है और आप बोलो ओए इधर आ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वही आएगा। लेकिन अगर तीन चार लड़के खड़े हैं और आप बोलो ओए इधर आ, तो तीन चारों आ जाएंगे तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो हम इसको बोल सकते हैं एंगल ए, इसको भी हम चाहें तो एंगल बी बोल सकते हैं, लेकिन इधर नहीं बोल सकते एंगल सी। अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूं तो मैं नाम प्रॉपर लूंगा इसका एंगल ए सी डी। अगर मैं इधर वाले की बात करता हूं तो मैं नाम लूंगा एंगल ए सी डी। सिंपल, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू किया मैंने ट्राइंगल्स को। ठीक है, 9th का टच करेंगे फिर 10th का टच करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज बना के देगा। तो वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है आपकी 10th क्लास में। ठीक है, ये और ट्रिग्नोमेट्री, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं आप लोग आपके फर्स्ट टर्म में। तो जो बच्चे 50-60 लाना चाहते हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सॉरी अब तो 40 का ही होगा ना। तो जो बच्चे 20 और 30 के बीच में रहना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे 40 स्कोर करना चाहते हैं या 35 अबव स्कोर करना चाहते हैं उन्हें इन दोनों चैप्टरों पे कमांड लेनी ही पड़ेगी, एक ट्राइंगल्स और एक ट्रिग्नोमेट्री। विदाउट have good command on these chapters you cannot score more than 35 marks। यूटीज की नहीं, मैं आपके टर्म की बात कर रहा हूँ। टर्म 40 है, 10 मार्क्स का इंटरनल है, डोंट यू अवेयर ऑफ इट? ठीक है, तो आपके पास ठीक है, तो आप प्रॉपर नेमिंग लोगे। चलो आओ थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं नेमिंग को। मान लीजिए ये ऐसे है ए बी सी डी ई और यहाँ पर एफ। मान लीजिए मैं इसको बुलाना चाहता हूँ, क्या बुलाएंगे इधर? एंगल सी एंगल सी और डी को बुलाएंगे भूचमल। डी की लाइन पे कहाँ है? एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में है ये बता दो। एक इस वाली लाइन पे बन रहा है और एक इस पे बन रहा है, बीच में जो पड़ रही है उसको छोड़ो, स्टार्ट कहाँ हुआ खत्म कहाँ हुआ वो देखो ना तुम। तो सी ओ ई बुलाएंगे या फिर ई ओ सी बुलाएंगे। क्लियर है? ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट। आप लोगों ने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंस पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंस का मीन क्या होता है पहले तो ये बताओ अनुराग, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है बच्चों? डुप्लीकेट सेम साइज और सेम मेजर, ट्रायंगल का सेम मेजर, सब कुछ सेम एग्जैक्ट कॉपी। हाँ जी, देखो दो चीजें हम काफी यूज करते हैं, एक कॉन्ग्रुएंस और एक इक्वल। ठीक है, इक्वल नॉर्मली हम किन के लिए यूज करते हैं? नंबर्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ भाई ध्रुव के और अक्ष के मैथ्स के नंबर इक्वल, वर्ड यूज करूंगा यहाँ पर, क्योंकि आई एम डीलिंग विद द नंबर्स, आई एम नॉट डीलिंग विद द फिगर्स, आई एम नॉट डीलिंग विद द थिंग्स। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं अक्ष का घर और ध्रुव का घर, इक्वल नहीं बोलोगे, इक्वल थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कौन? या फिर सेम बोल देते हैं, सेम भी लेकिन बहुत कम यूज करते हैं। नॉर्मली कॉन्ग्रुएंट इज द एग्जैक्ट वर्ड दैट यू शुड यूज। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस वर्ड जो है वो हमें यूज करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज के लिए वी यूज इक्वल, बट फॉर द फिगर्स वी यूज कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अगर कोई आपसे पूछे ज्यादा तो सेम शेप एंड सेम साइज। शेप भी सेम है और साइज भी सेम जब होती है तो हम उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस इक्वल टू का सिंबल आप सब जानते हैं। कॉन्ग्रुएंस का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ऊपर ऐसे होता है और नीचे से दो लाइनें, तो दो लाइनें ऑलमोस्ट। तो कॉन्ग्रुएंस का मीन्स होता है सेम शेप एंड सेम साइज। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपका ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखो तो इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम। ठीक है, या फिर दो होंडा सिटी कार है, एक होंडा सिटी कार एक और होंडा सिटी, जैसे दो कंचन, एक कंचन डुप्लीकेट कंचन। ठीक है, आजकल कोरोना वायरस ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का वर्ड मीन्स होता है शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, बनावट भी सेम है और आकार भी सेम है। देखो एक होती है एक होता है ट्रक एक्चुअल, एक होता है टॉय ट्रक, वो कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं, उनका शेप तो सेम है लेकिन साइज में फर्क है। समझ में आ गया होगा शायद आप लोग को। ठीक है, आप लोग जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आपकी शेप सेम है कुछ की। ठीक है, शेप भी काफी लोगों की अलग अलग होती है नॉर्मली। ठीक है, और साइज भी फर्क रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट जो होता है वो हम नॉर्मली चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, थिंग्स के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए भी यूज इक्वल, बट किसी का घर आपको बराबर करवाना है तो उसको कॉन्ग्रुएंट वर्ड बोल देते हैं। अच्छा जी, अब एक चीज थोड़ा समझ लीजिए, दो लाइनों को जब हम कॉन्ग्रुएंट करवाते हैं, दो लाइन सेगमेंट मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है और ये कितने का होना चाहिए कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए? ये भी 5 का ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइन में जो एक चीज है वो है उसकी लेंथ। अगर दो लाइनों की लेंथ है बराबर है तो मैं कहूंगा उनकी शेप भी बराबर है और साइज भी बराबर। समझ में आया? तो दो लाइनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए उनका लेंथ का बराबर होना जरूरी है। इसी तरीके से दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका रेडियस का बराबर होना जरूरी है। सरकमफ्रेंस बराबर हो तो भी चलेगा, हाँ जी चल जाएगा, लेकिन बेसिक क्या है सर्कल में? रेडियस। सरकमफ्रेंस किससे बना है? रेडियस से तो बना है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो लाइन क्लियर हो गया आपको। दो लाइन कब इक्वल होती है और दो लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होती है? जब उनकी लेंथ इक्वल होती है।
दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनकी रेडियस, सर्कमफ्रेंस नहीं, रेडियस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या? 2 पाई इतना चैप्टर पढ़ गया, तो चैप्टर पढ़ गया रीजन टू सर्कल आर स्क्वायर। नेक्स्ट, दो स्क्वायरों को अगर इक्वल कराना है तो स्क्वायर में मेन चीज क्या होती है? साइड। ये वाले, इस वाले स्क्वायर की साइड इस वाले स्क्वायर की साइड के बराबर होनी चाहिए। ये दोनों स्क्वायर क्या हो जाएंगे? आया समझ में? अच्छा, इसी तरीके से दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट कराने हैं, दो ट्राइंगल्स अगर हमें कॉन्ग्रुएंट कराने होते हैं तो देखो ट्राइंगल्स में चीजें, उस ट्राइंगल्स में क्या क्या होता है? साइड्स होती हैं और एंगल्स होती हैं। तो इनका ना ऐसा नहीं है कि साइड और एंगल बराबर हो जाएंगे भैया तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उससे भी हो जाएंगे, लेकिन एक पैटर्न है, अगर वो पैटर्न फॉलो हो जाएगा तो भी दो ट्राइंगलों को क्या कहा जा सकता है? कॉन्ग्रुएंट। वो टोटल 5 पैटर्न है, 5 क्राइटेरियाज है। सबसे पहला क्या है? एस एस एस, ठीक है। एस 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 क्या होता है? मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड है, दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडों के इक्वल होनी चाहिए। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फास्ट फास्ट कराऊंगा, डोंट वरी, मैं इतना स्लो नहीं कराऊंगा कि आप लोग बोर हो जाओ, क्योंकि 9th क्लास का चल रहा है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि आप पीछे की इसकी हिस्ट्री समझ लीजिए ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल एस 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 का मतलब है तीनों साइड, इस ट्राइंगल की तीनों साइडें इस ट्राइंगल की तीनों साइडों के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप लोग स्किप कर देते हो, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ट्राइंगल कब बनता है इसके बारे में भी बात कर लो। दो, ये मतलब क्या मैं ऐसा ट्राइंगल बना सकता हूँ जिसकी एक साइड 18 हो, एक साइड 2 हो, एक साइड 3 हो? क्यों? क्योंकि दो साइड को प्लस करके तीसरे से बड़ा आने से। हाँ, आप ध्यान रखो इस बात को। ट्राइंगल तभी बनेगा जब किन्हीं भी दो साइडों को प्लस करके तीसरी साइड से बड़ा आ जाए। जैसे 3 + 18 21, 21 2 से बड़ा है, सही है। लेकिन ये चीज हर जगह सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक में देख लिया और हो गया तो बस ठीक है, नहीं। 18 + 2 20, 3 से बड़ा है, यहां से भी सही है। लेकिन 3 + 2 ये 18 से बड़ा नहीं, तो ये ट्राइंगल फॉर्म। ध्यान रखो इस बात, एमसीक्यू है, कुछ नहीं बोल सकता। 20 से बड़े की बात नहीं, किन्हीं भी दो साइडों को प्लस करके किन्हीं भी दो को तीसरे से हमेशा बड़ा आना चाहिए। बराबर भी नहीं चलेगा, बड़ा ही चाहिए। समझ में आया? अच्छा बताओ मुझे, ये ट्राइंगल बन सकता है 6 7 3? बन सकता है? अच्छा, एक नो, क्यों? और 6 और 1 को प्लस करते हैं तो 7 आता है। भैया ने कहा था बड़ा आना चाहिए दो साइड। समझ में आ गई बात? वेरी नाइस। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और एंगलों के बारे में सबको पता होता है, तीनों का प्लस हमेशा 180 आना चाहिए, ना 180 से कम ना 180 से ज्यादा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? और प्यार से में से ASP बुलाते हैं, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 180 ही होना चाहिए। अगर 180 से कम होगा तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, 180 से ज्यादा होगा तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको बोले हाँ भैया एक ऐसा ट्राइंगल बना दे, और आपको बोल दे हाँ भैया ये 40 है, ये 50 है और ये 60 है, तो आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं बन सकता क्योंकि इनका प्लस करके 150 आता है। ये गलत है, 180 ही आना चाहिए। मैं शायद क्लियर हूँ, समझ में आ रही है आपकी बात, है ना? ठीक है, हम लोग अपनी पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, SSS। तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड है, दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडों की क्या होंगी? अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहे जा सकते। समझ में आया? अच्छा, तो ये 6 सेंटीमीटर है मान लीजिए, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, और ये, और बच्चे क्या सोचते हैं यार यहाँ 6 है तो यहीं 6 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
कोई कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ इस ट्राइंगल की तीनों साइड है, उस ट्राइंगल की तीनों साइडों के इक्वल होनी चाहिए। कौन किसके बराबर है वो अलग बात, ठीक है। तो ऐसे को कैसे करते हैं, सबसे पहले आप जाते हो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, चले गए आप। फिर आप क्या लिखते हो इसमें कि भैया इसका AB इसके QR के इक्वल है, रीजन 6 सेंटीमीटर, दोनों कैसे हैं 6 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान देने वाली बात है भाई, ABC की जितनी भी पार्ट्स हैं वो आप इसी के नीचे लिखोगे। ऐसा नहीं कि इस AB को आप वहां लिख रहे हो, QR को यहाँ लिख रहे हो, नहीं नहीं, ये जो ट्राइंगल लिखे गए हैं ना ये इसी वजह से लिखे गए हैं। इन ट्राइंगल का मतलब है, इन का मतलब होता है, अब हम जो भी बात करेंगे वो इन्हीं दो ट्राइंगलों के बारे में करेंगे। तो मैं पहले ये इन लिखना जरूरी होता है, फिर आप उनकी साइड लिखते हो जो जिस साइड के इक्वल है। तो ABC का AB PQR के QR के बराबर है, रीजन 6 सेंटीमीटर ईच। ABC का AC PQR के PQ के बराबर है, रीजन, और ABC का, हाँ जी बिल्कुल, रीजन बहुत जरूरी है, BC इसके PR के इक्वल है, रीजन। तो आप दोनों ट्राइंगल को क्या बता सकते हो, आप कहोगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये PQR ही लिखा जाएगा, ऐसा भी नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। आपको गौर करना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल का कौन सा अल्फाबेट इस ट्राइंगल के कौन से अल्फाबेट के इक्वल है। ऐसा नहीं है ये ऊपर है तो ये ऊपर वाले के ही इक्वल होगा, नहीं, ये कुछ भी अपनी मर्जी से लिख दो, नहीं ऐसे कैसे, ऐसे नहीं। और अगर नहीं बताया टीचर ने तो जान लो आज, ऐसा नहीं होगा। रीजन है भैया, यही सब बातें घुमा जाएंगे तुम्हें। मान लो ऐसे ट्राइंगल दे दिया और इसमें 4 ऑप्शन दे दिए अलग अलग, तो तुम्हें कोई सा भी लिख दो, चारों ही मैच हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको देखना पड़ेगा कौन से अल्फाबेट की जगह कौन सा अल्फाबेट चल रहा है। उसको कैसे देखते हैं, उसको ऐसे देखते हैं कि आप यहाँ गौर करिए, ये दो साइडें हैं आपके पास, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ए की जगह कौन चलेगा, तो ए की जगह क्यू चलेगा, ए की जगह क्यू ही चलेगा, इसमें ए की जगह आर नहीं चल सकता। तो ए यहाँ पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पहले क्या लिखा जाएगा, अब ए की जगह कंफर्म हो गया ना क्यू है, तो बी की जगह कौन है फिर, भाई जो बच गया बाकी उधर जो बच गया वो लिख दो, बी की जगह आर चलेगा, और बाकी एक पी बच गया, वो पी नहीं आता है कि, तो देखो बी की जगह आर तुम अभी अभी फाइनल करके आए थे, तो सी की जगह क्या चलेगा, सी की जगह, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होती है बात, नहीं पता थी, नहीं पता होती भैया, मैं DPS की लड़की को पढ़ा रहा हूँ, नहीं पता थी, और बोल रहे मैं वही चीज कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये अल्फाबेट अपने हिसाब से नहीं लिखने हैं, देखना पड़ेगा कौन सा किसके बराबर है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई इन दोनों में ए आ रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है। बी के लिए इसमें और इसमें चेक कर सकते हो आप, इन दोनों में बी है, इन दोनों में क्या है आर, तो बी की जगह क्या चल रहा है, सी के लिए सी वाले देखो, इन दोनों में क्या है सी की जगह। अच्छा रीजन एस एस एस, किसी को दिक्कत है इसमें, पक्का। एस का फुल फॉर्म क्या है, साइड साइड साइड, बता रहे, ये क्लियर हो गया आपको। तो दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने का पहला तरीका है आपके पास एस एस एस, एक ट्राइंगल की तीनों साइडें अगर किसी दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडों के बराबर हैं तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्या है ये, क्लियर है। दूसरा एस एस, CPCD भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, लेकिन पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमें से फटाफट ओवर करने पांचों के पांचों प्रॉपर्टी, और आज CPCD। तो SAS में क्या होता है, साइड एंगल साइड, आप सब पढ़ चुके हो सब बातों में, मैं थोड़ा हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ, साइड एंगल साइड।
तो एक ट्राइंगल की दो साइड है और एक एंगल, दूसरे ट्राइंगल की दो साइड है और एक एंगल के बराबर होना चाहिए। कौन सा किसके बराबर है वो एक अलग बात है, लेकिन एक चीज और, दोनों साइडों के बीच वाला एंगल होना चाहिए दोनों तरफ, इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले में। देखो मैं करके दिखा रहा हूं। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल आपके पास, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ पे z, और लेट इट बी दिस p, यहाँ q और ये r। मान लीजिए ये 60 है और ये 70 है, और यहाँ पर ये 60 है और ये 70। तो बीच, अरे यार एक क्या कर दिया मैंने, एंगल, दो एंगल ले लिए, दो साइड ले ली। हाँ ये 5 सेंटीमीटर है और मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है और ये, तो एंगल जो है वो दोनों जो बराबर साइड हुई है ना उनके बीच का होना चाहिए, मतलब इसके और इसके बीच में होना चाहिए और इसके और इसके बीच में होना चाहिए। अब आप बोलो भैया यहाँ बीच में है, यहाँ कहीं बाहर है, तो नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट, बीच में ही होना चाहिए, मतलब SAS दोनों तरफ लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ तो SAS लग रही है, एक तरफ तुम AS लगा रहे हो, नहीं, तो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। सेम प्रॉपर्टी लगनी चाहिए दोनों तरफ। SAS में एंगल बीच में होता है साइडों के, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पे ये 50 डिग्री बना देते हैं और इधर भी कितना बना लेते हैं। रीजन तरीका तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। एक्स वाई, मैं यहाँ पे ट्राइंगल एक्स वाई लिख रहा हूँ, ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा आप ये पूछ सकते हो कि भैया जब इन ट्राइंगल लिखते हो तो कैसे लिखें, तब आपकी मर्जी है, जैसे तुम्हें जमता है वैसे लिखें, क्योंकि फिलहाल के लिए तो हम उस ट्राइंगल में जा रहे हैं ना, हमने किसी को किसी के बराबर तो नहीं किया। तो आप स्टार्टिंग में कैसे भी लिख सकते हो, इन वाला लिख के, इन वाले को, लेकिन जो लास्ट का वो कॉन्ग्रुएंट लिखोगे ना, वो तुम्हें देखना पड़ेगा कौन से अल्फाबेट की जगह कौन सा अल्फाबेट चल रहा है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आ गए हम लोग। फिर हम लिखेंगे कि एक्स वाई बराबर है किसके, पी क्यू के, किसके बराबर है, पी क्यू। यहाँ लिख सकता हूँ क्या मैं, और एक्स वाई यहाँ, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल मैंने पहले डिसाइड कर दिए, इसकी बातें इधर लिखेंगे, इसकी बातें इधर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा, अच्छा मैं इसको एंगल वाई लिख सकता हूँ अकेला, क्यों, क्योंकि वहां एक लौता एंगल बन रहा है, जब बंदा ही एक है तो एंगल वाई देखो कोई दिक्कत नहीं। और इसका रीजन 50 डिग्री, दोनों 50 डिग्री के और यहाँ दोनों 5 सेंटीमीटर। अच्छा तीसरी बात क्या है, गिवन हम लिख रहे हैं क्या, गिवन, जब गिवन लिखेंगे तो गिवन भी लिख देंगे। हाँ भाई इसका वाई जेड इसके पी आर के बराबर है, रीजन 6 सेंटीमीटर। अब मुझे ट्राइंगल नाम लिखना है। अब आप ये पूछ सकते हो भैया पहला वाला ट्राइंगल कैसे लिखते हैं, वो आप कुछ भी लिखो पहला वाला, लेकिन दूसरा वाला पहले वाले के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो पहला वाला तो आप कैसे भी लिखो, लेकिन दूसरा वाला इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। कौन सा किसकी जगह चल रहा है वो गौर करिए, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में क्या, तो वाई की जगह क्या चलेगा, वाई यहाँ बीच में है ना, तो पी कहाँ आएगा। अच्छा भाई वाई की जगह जब तुमने कंफर्म करा ही दिया पी है, तो एक्स की जगह कौन है, तो एक्स की जगह पहले, और बाकी क्या बच गया आर, रीजन एस, ये दिक्कत है नो भैया, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ए एस ए। ए क्या है आपके पास, एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल होंगे और बीच वाली साइड, दो एंगल और बीच वाली साइड, याद रखिएगा दोनों तरफ लगनी चाहिए प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए ये 60 है, यहाँ 70 है और ये 6 सेंटीमीटर, और आप यहाँ 70 चला रहे हो, यहाँ चलाओ यहाँ चलाओ, बोलो नीचे, तो यही होना चाहिए 6। दोनों एंगलों के
बीच की साइड है, यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ पे R, यहाँ ABC, चलो A, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्राइंगल PQR की बात करूंगा और यहाँ पे ट्राइंगल ABC की बात करूंगा, ठीक है। एंड बीच में आएगा और यहाँ पे इन आएगा। हाँ भैया, इसका एंगल P इसके एंगल P के बराबर है। अच्छा, इसका PQ इसके BC के बराबर है। अच्छा, इसका PQ और BC को एंड में नहीं लिख सकते, PQ और BC को एंड में नहीं लिख सकते। एंड में, यहाँ बीच में एंड लिखना चाहते हो? नहीं, और लास्ट में लिख सकते हो। बस कुछ टीचर कहते हैं कि नहीं, यही इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखना है, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल। कोई फिक्स नहीं है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डायग्राम में AS से दिखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको तो कैसे भी लिख लो लेकिन डायग्राम में AS से अलग से दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और इसका एंगल Q इसके एंगल C के इक्वल है। रीजन तो आप सब जानते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है उसको। हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। हाँ भैया, P की जगह क्या चल रहा है? देखो एंगल में ना एक ही अल्फाबेट होता है और इधर भी एक, तो यहाँ तो बिल्कुल ही क्लियर बात होती है। P की जगह क्या चल रहा है? Q की जगह क्या चल रहा है? और बाकी क्या बच गया? और रीजन एंगल साइड, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। पहली कौन सी सीखी थी? SSS, दूसरी तीसरी चौथी सीख रहे हैं AAS और पांचवी होगी RHS, ठीक है। AAS देख रहे हैं, अब वो RHS नहीं है, वो आप सोच रहे हैं प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर A है, यहाँ B है, ये C है। अच्छा, AAS में और ASA में फर्क क्या है? हाँ जी, देखो दोनों ही प्रॉपर्टीज में दो एंगल और एक साइड है, दोनों में ही है, लेकिन इसमें जो साइड है वो दो एंगलों के बीच में है और इसमें जो साइड है वो दो एंगलों के साइड में है, ठीक है। तो देख रहे थे यहाँ पे यहाँ पे Q और ये R, यहाँ पे ये 60 ये 70, तो साइड के साइड में होनी, मतलब बाजू में होनी चाहिए, इधर बीच में वाली नहीं। बताओ किसको, इसको नाम दो, इसको नाम दो, इसी को। चलो 5 से जब आप यहाँ लिखो सही से बैठो बाबू, पूरी चल रही है। यहाँ 60 और यहाँ 70, लेकिन आपको ध्यान रखना ये जो 5 सेंटीमीटर है, ध्यान देने वाली बात बता रहा हूँ, वो कौन से डिग्री के साथ अटैच है। तो यहाँ पर भी आप PR को नहीं दे सकते भाई, आपको PQ को ही देना, और अगर आप PR को दे देते हो तो ये AAS से नहीं होगा, तो किसी से नहीं होगा, ये कॉन्ग्रुएंट ही नहीं, यही है। अगर उस कंडीशन में फिट बैठेगा तो कॉन्ग्रुएंट है, वरना कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो फिर आप यहाँ लिखोगे एंगल A बराबर हो गया किसके? एंगल Q के, और एंगल B बराबर हो गया एंगल R के, और AC बराबर हो गया और ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। आ भैया QRP, रीजन A एंगल, क्लियर, ठीक है। अब हमारी सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो रहेगी दैट इज RHS, ठीक है। RHS देख रहे हैं, RHS राइट है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है भाई? 90 डिग्री वाला। हाइपोटेन्यूस और साइड। तो ध्यान रखिएगा RHS से दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब दोनों के 90-90 बराबर हो, दोनों की हाइपोटेन्यूस बराबर हो, और कोई एक साइड किसी एक साइड के, तो जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, ये एक ट्राइंगल होगा, ये 90 है, लेट इट बी A, यहाँ B, यहाँ C, और
एक राइट एंगल ऐसा, इसमें ये 90, दिस इज पी क्यू, ठीक है। और थोड़ा सा और इस बात को ध्यान दो कि जैसे ये वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज है ना, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज ही होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज की जगह आप बोलो ना भैया इसको मान लो ना, प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है एक तो 90 डिग्री बराबर हो, एक हाइपोटेन्यूज बराबर हो, दोनों की हाइपोटेन्यूज बराबर होनी चाहिए आपस में, और कोई एक साइड बराबर। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये ही होगी 7 सेंटीमीटर, ये नहीं चलेगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, यही चीज है। और बाकी की कोई एक साइड मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर, किसी को मान लो, पीक्यू को मान लो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या माने जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। रीजन वही अपना, AC किसके बराबर है, QR के, और एंगल B किसके बराबर है, और AB किसके बराबर है, PQ। दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल आ भैया B की जगह चल रहा है P, और A की जगह चल रहा है Q। रीजन RHS। अब इन बातों को देख के ना कुछ बच्चे थोड़ा सा माइंड में एक चीज बना लेते हैं कि भैया जब कभी भी 90 डिग्री आएगा RHS जरूर है, जबकि ऐसा नहीं है। मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ही दे देता हूँ, यहीं पे सॉल्व करवा दो। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ठीक है, और ये दूसरा ट्रायंगल, ये 90 है, ये भी क्या है 90, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ P, यहाँ Q, और यहाँ पे, और मान लीजिए ये 30 है, और इधर भी क्या है, और ये 7 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है। बताओ भैया RHS से होगा क्या? नहीं, AS। ये RHS से नहीं होगा, क्योंकि RHS कहता है एक तो राइट एंगल बराबर, चलो राइट एंगल बराबर है, हाइपोटेन्यूज, चलो हाइपोटेन्यूज भी बराबर है, लेकिन साइड तो नहीं है, तो RHS थोड़ी लगेगा। फिर क्या लगेगा भैया? भाई देखो दो एंगल बराबर है, और बाजू वाली कई साइड बराबर है, और यहाँ पर भी दो एंगल बराबर है, और बाजू वाली, तो AAS से होंगे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। शायद आपको MCQ में यही आ जाए, दो ट्रायंगल ऐसे दे दे और बोले बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, AAS, ASA, RHS या SSS। अब जैसे पता ही नहीं है, और आप इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, क्योंकि 9th क्लास का, और आप 10th में 9th पढ़ के आए हो, आप इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह। क्लियर है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको CPST लिखने के लिए या ट्रायंगलों को सिमिलर कौन सी प्रॉपर्टी के तहत हो रहे हैं ये सब बताने के लिए ये सब चीजें शायद आपसे पूछेंगे MCQ, क्योंकि MCQ में ऐसे ही सवाल बनते हैं। क्लियर हो गया? ये समझ में आया आपको? अच्छा जी, एक चीज और बच गई है, CPCT, उसको और देख लेते हैं। ये पांचों आप स्टेटमेंट्स को ना थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ के वापस देखिएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है। CPCT और देख लीजिए। CPCT क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो जो आपने अभी अभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं, अच्छा पहले तो एक बात को समझो, दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने से होता क्या है, मतलब क्या बात तुम कह सकते हो, मैं कहूँ ये वाला ट्रायंगल सारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्या पता चला कि भैया इनकी शेप और साइज इक्वल है, उससे पता क्या चला? उससे उनकी हर चीज, हाँ, उससे हमें ये पता चला भाई ट्रायंगल में होता ही क्या है, साइड और एंगल ही तो होते हैं। हमें ये पता चलेगा कि भैया इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगलों के बराबर, और इसकी तीनों साइड है इसकी तीनों साइडों के बराबर है। भैया इसका एरिया बराबर है, ये सब बातें तो पता चलती है। मैं कह रहा हूँ दो ट्राइंगल हूबहू सेम है, तो इसका मतलब क्या है
भाई सारे एंगलों के बराबर है, सारी साइडों के बराबर है, और एरिया भी बराबर ही होगा। अब पेरीमीटर भी क्या होगा, मैं कह तो रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सीपीसीटी का मतलब होता है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो आप उनके बारे में क्या क्या कह सकते हो। हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल आरपीक्यू के, मान लो मैंने ऐसा किया, होगी कोई थ्योरम किसी की वजह से एसएसएस एसएस किसी थी, लेकिन तुम ये ठीक है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, लेकिन कौन सा पार्ट कौन से पार्ट के बराबर है, उस बात को कहते हैं सीपीसी। करस्पॉन्डिंग पार्ट बोल तो रहा है वो, इस ट्राइंगल का कौन सा पार्ट इस ट्राइंगल के कौन से पार्ट के बराबर है, उसे कहते हैं सीपीसीटी। फॉर एग्जांपल बताओ भैया, इसका एंगल ए इसके एंगल आर के बराबर है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, और एंगल सी किसके बराबर है, और क्या क्या बराबर है, ए बी बराबर है, AC बराबर है एक RP बी सी बराबर है PQ क्यू के, AB RP इक्वल नहीं आएगा, ए बी आर पी के बराबर है, सॉरी ए बी आर पी के बराबर है, ये दूसरी बात, और ए सी बराबर है आर। ये 6 बातें आप लिख सकते हो अगर दो ट्राइंगल क्या हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप सीपीसीटी से ये 6 बातें लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं। साइड आप, मैं तो स्टार्टिंग में बताया था कि आप ए सी को सी ए भी लिख सकते हो, सबसे पहले बता दिया था साइड, ठीक है। अच्छा अब आप ये कहोगे कि भैया ये 6 के 6 लिखने हैं क्या हर बार, नहीं, जो पूछा है जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके तहत लिखो, वो हम बता देंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे बताते चलेंगे आपको कि ऐसा ऐसा करते हैं। लेकिन सीपीसीटी का मतलब समझिए होता क्या, समझ में आया आपको, ठीक है। यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से देखो, ठीक है। और